हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति पर फिर मची रार। केंद्र सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। कॉलेजियम सिस्टम के जजों की नियुक्ति पर लेट लतीफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के बीच में काफी बड़ा मतदान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दोनों के मतभेद को लेकर अब एक बार फिर से इस पर बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि अब जजों की चयनित को लेकर तमाम सवाल किए जाएंगे। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी जुड़े हैं। उनसे जानेंगे आखिर कॉलेजियम सिस्टम का पूरा मामला है क्या और सरकार में इस पर क्यों ठनी जाती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, सवाल मेरा यही रहेगा, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट और सरकार में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर इस वक्त जो है मामला ठना हुआ है। देखिए आकाश, बहुत धन्यवाद, आपने हमें बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहली बात जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, अभी जो नया तकरार सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने और कॉलेजियम, खासतौर पर कॉलेजियम ने 5 जजों के नामों की अनुशंसा की थी सरकार के सामने हाई कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए, जिसमें से सरकार ने नीचे से जो 3 यानी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की वरिष्ठता वाले जो जज थे उनके नामों के प्रस्ताव को मान लिया है, उनकी नियुक्ति तय कर दी गई है। लेकिन वरिष्ठता के स्तर पर जो पहले 2 जज थे यानी नंबर 1 और नंबर 2 के जो जज थे, उनकी नामों को अभी स्वीकारिता सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और कॉलेजियम ने सरकार पर यह आरोप या एक तरीके से कहें, बेहतर शब्द होगा कि टिप्पणी की है कि इस तरीके से करने से कोर्ट के कामकाज में बहुत बाधा उत्पन्न होती है और जजों की वरिष्ठता के स्तर पर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आकाश, ताजा मामला पूरा ये है। अब जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये ठनाठनी आज से नहीं है, वो लगभग 1980 के दशक या उससे भी पहले आपातकाल के समय से ये जो कॉलेजियम है ये आपातकाल में एक तरीके से इसकी नींव रखी गई और ये कॉलेजियम अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी ने ऊपर के 2 जजों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए तीसरे नंबर के वरिष्ठ जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, बाद में एमएच बेग के तौर पर। तो और उसी समय जो सबसे सीनियर जो जज थे, न्यायाधीश थे खन्ना साहब, उन्हीं के पुत्र अभी संजीव खन्ना, माफ कीजिएगा, भतीजे संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में है। तो और आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, ऐसे पूरे आसार दिखते हैं। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार तकरार जारी है। तकरार के लिए हम आपातकाल को एक तरीके से उसे एक बीच के रूप में ले सकते हैं, जहां से कॉलेजियम सिस्टम आकाश बनना शुरू हुआ। 3 मुख्य केसों का जिक्र करना चाहूंगा। 1981 का केस, जिसे एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। एसपी गुप्ता केस में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीजीआई जजों की नियुक्ति में सीजीआई की बात को भी सुनी जाए, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश को पूरा एकाधिकार ना मिले, यानी कहीं ना कहीं ये संदेश था कि सरकार की भी भागीदारी हो। उसके बाद 1993 का दूसरा केस, इसके अंदर इस बात को 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी और इसमें फिर इस बात को कहा गया कि सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश की राय और सहमति सर्वोपरि होगी। तो ये, और तीसरा सबसे अहम केस जहां से पूरा कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया, 1998 का केस, जिसमें कॉलेजियम के आकार को बड़ा करते हुए एक 5 जजों का समूह कॉलेजियम को बनाया गया, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकील और एक खुद मुख्य न्यायाधीश महोदय होंगे। तो ये जो पूरा एक मसला है, कॉलेजियम का स्ट्रक्चर है, राज्य स्तर पर जो है, ये हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख है। राज्य स्तर पर भी सीजीआई हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
और राज्यपाल आपस में बैठकर विमर्श करेंगे और बहुमत के आधार पर जजों की नियुक्ति होगी। ये कॉलेजियम सिस्टम राज्य और केंद्र के यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्तर पर काम करता है। तो ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम है। लेकिन असल विवाद जो हुआ किरण रिजिजू के बयान के बाद से हुआ, जब उन्होंने ये बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो संविधान सम्मत नहीं है और ये एक तरीके से एलियन के रूप में काम करता है। जी जी। तो जब आपको याद भी होगा कि 2014 में जब एनडीए की सरकार आई तो 99वां संशोधन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और एक क्या कहते हैं कि एक बॉडी अस्तित्व में आई जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम दिया गया, जो 6 सदस्यों की एक तरीके से पूरी बॉडी थी, पूरा स्ट्रक्चर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उस पूरी बॉडी को रद्द कर दिया और ये कहा कि ये जो है ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का एक तरीका है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। जिसके बाद वह एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रद्द हो गया और उस दौर में ये काफी चर्चा का विषय भी रहा। तो ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम स्ट्रक्चर है। जी वाकई में देखिए हमारे सहयोगी राकेश जी ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर तमाम बातें बता दी। ये भी बताया कि इसका जो उद्देश्य है वो हमारे संविधान में भी है। तो ऐसे में लगातार जिस प्रकार से मतभेद फैला हुआ है और लगातार जो है इन दोनों के बीच में कहासुनी हो रही है, तो ऐसे में आपका इस पूरे मुद्दे में क्या मानना है? क्या समझते हैं कि इस पर आखिर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या फिर बैठक के बीच में क्या कुछ बोलना चाहिए? आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या जानते हैं? देखिए आकाश, जो मेरी समझ कहती है कि संविधान में एक शब्द का प्रयोग है कंसल्टेशन, कंसल्ट करना। यानी राष्ट्रपति अगर जजों की नियुक्ति करती हैं और राज्य स्तर पर भी, तो वह राज्यपाल और सीजीआई से विमर्श करेंगे। ये मेरा एक मानना है। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, और हाँ इससे पहले एक चीज और समझिए कि कंसल्टेशन का मतलब सहमति नहीं होता है। कंसल्टेशन का मतलब होता है चर्चा करना। तो संविधान में इस बात को कहा गया है कि हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति चर्चा करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन की व्याख्या को पूरी तरह से बदलते हुए ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेना, जो कि संविधान में अभी तक उल्लेखित नहीं है। अब आकाश, इस बात को समझिए कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और अगर उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ले लेगी तो कहीं ना कहीं इसे हाईजैकिंग ऑफ पावर भी कहा जाएगा। अब सरकार का इसमें एनजेएसी लाने के पीछे ये एक बड़ा जो एक मत था कि सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालयों में और जो राज्य के न्यायालय हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट माननीय, वहां पर जो अंकल कल्चर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अंकल कल्चर को आप ये समझिए कि राजनीति में जिसे परिवारवाद या भाई भतीजावाद कहते हैं, उसी को न्यायालयों में अंकल कल्चर कहा जाता है। तो कहीं ना इस बात की प्रबल संभावनाएं रहती है कि कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में बड़े पदों पर बैठा है, तो वह कहीं ना कहीं उसकी संभावनाएं अगले न्यायाधीश महोदय के रूप में बढ़ जाती है। तो ये भी एक एनजेएसी लाने का बड़ा कारण था, जो सरकार ने कई बार और कई जो पूरी कानूनी प्रक्रिया की समझ रखने वाले विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी इस बात की व्याख्या किया, उल्लेख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में लिखे शब्द कंसल्टेशन को जिस तरीके से सहमति बना दिया, वह अपने आप में न्यायपालिका और विधायिका के संतुलन को गड़बड़ करता है, संतुलन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ दिखता है। क्योंकि विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अगर आपको संसद के किसी कानून से सहमति नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से संविधान के अनुच्छेद, संविधान के नियमों
का एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है, तो आपके पास ये पावर है कि आप संसद को वापस भेज सकते हैं वह कानून कि आप इन मुद्दों पर देखिए, और तब तक के लिए कानून निरस्त या स्थगित किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा आपका देशद्रोह के कानून में 124 में। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। दूसरा कि हाईजैकिंग ऑफ पावर अगर भारतीय लोकतंत्र में हुई तो भारतीय लोकतंत्र की जो 3 स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, अपने आप में धराशाही हो जाएंगे, और स्तंभ धराशाही हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचेगा। जी वाकई में देखिए, हमारे सहयोगी ने तमाम बातें बताई और ये भी बताया कि अब भाई भतीजावाद जैसे कि राजनीति में होता है, और बात करें बॉलीवुड की तो उसमें भी होता है। उसमें भी अगर एक एक्टर जाएगा तो लाजमी है कि उसका बेटा एक्टर बन के आएगा, और राजनीति का भी यही मुद्दा है। अगर एक सीएम है तो आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई राजनीति से जुड़ेगा या विधायक सांसद बनेगा, और ऐसा ही अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर एक व्यक्ति जाता है और उसके परिवार पर कोई बड़े पद पर सुप्रीम कोर्ट पर है तो अगला नंबर उनका हो सकता है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है इसको लेकर चर्चा बढ़ी और इसी वजह से लाया जा रहा है। ऐसे में मेरा अंतिम सवाल सर आपसे रहेगा कि अगर ये मतभेद बढ़ता है, ये लगातार झड़प बढ़ती है, तो उसमें जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि अब जज आपस में इन मुद्दों को लेकर बहस कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में इसमें 2 मैसेज ये जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है, या ये भी मैसेज जा सकता है कि सरकार का दबाव या सरकार कोर्ट को परेशान करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि एक राजनीतिक संतुलन बना रहना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जी वाकई में देखिए, हमारे सहयोगी राकेश जी ने सारे सवालों का जवाब दिया, आपको बता दिया कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर क्या है और किन किन वजहों से इस पर विवाद छिड़ा हुआ, और आखिरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर फिलहाल जो ये विवाद है ये सुर्खियों में बना हुआ, और कहा यह जा रहा है कि बैठक करके इसको सुलझाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट जैसे मामलों पर यह बैठक होना जरूरी है? क्या अब जो भाई भतीजावाद जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है अब इस पर भी होता हुआ नजर आएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।